हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी पापा से आए हुए हैं? बिल्कुल। किसी की नाक अपनी मम्मी जैसी है, किसी की आईज अपने पापा जैसी है। तो वो जो सारा कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपन आज स्टडी करने वाले हैं। कौन सी ब्रांच के अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स की जब भी अपन बात करें तो होता क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स समझने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, हेरिडिटी। यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखिए उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि उनके अंदर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी आपके अंदर आपके मम्मी पापा के कैरेक्टर्स आए तो ये क्या हो गया? एक तरह से हेरिडिटी हो गया। और जब हेरिडिटी को स्टडी किया जाता है, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो क्लियर हुआ आपको जेनेटिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर आप हेरिडिटी को स्टडी कर रहे हो। और हेरिडिटी क्या है? ये वो फिनोमिना है जिसके तहत अपन पढ़ते हैं कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखी है। जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स टर्म को जो यूज किया था वो साइंटिस्ट थे आपके बैटसन। कौन थे? बैटसन। अब देखिए जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा अपन किसी साइंटिस्ट को अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं ग्रेगर जॉन मैंडल। जब भी आप हेरिडिटी को स्टडी करते हो तो हेरिडिटी का क्या कैरेक्टर है या हेरिडिटी की क्या टेंडेंसी है? तो हेरिडिटी की टेंडेंसी है कि वो ट्रांसफर होती है, द ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हेरिडिटी की टेंडेंसी है। अब वेरिएशन जो होते हैं यानी बदलाव, अब ये वेरिएशन के क्या क्या कारण है या वेरिएशन क्यों आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली आप अपनी मदर की तरह क्यों नहीं हो और एग्जैक्टली आप अपने फादर की तरह क्यों नहीं हो? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन की जब भी आप बात करते हो तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये होता है। कई बार वेरिएशंस जो होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आते हैं, जहां पर अपन म्यूटेशन वगैरह जो डिस्कस करते हैं ना, नेचुरल फिनोमिना वगैरह, तो उनके थ्रू भी वेरिएशंस आते हैं। लेकिन अगर आप जेनेटिक्स की बात करते हो या हेरिडिटी की बात करते हो तो वहां पर जो मेनली वेरिएशन आ रहे हैं वो किसकी वजह से आएंगे? रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी हाफ ऑफ द डीएनए कम्स फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ द डीएनए कम्स फ्रॉम मदर। मतलब आधा पापा के पास से आधा मम्मी के पास से। तो दोनों की तरफ से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसकी वजह से एक नया कैरेक्टर्स डेवलप हो रहा है या कुछ कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? आपका वेरिएशन का कॉज हो जाएगा। अब आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसको क्लियरली आप याद कर लीजिए। कि अभी याद करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। एफ का मतलब होता है फादर और एम का मतलब होता है मदर, है ना? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे? मेंडल। और मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। करीबन 7 से 8 साल तक इन्होंने रिसर्च किया था पी प्लांट के ऊपर। कौन से प्लांट के ऊपर? यानी मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर। और उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको कुछ कंक्लूजन मिले और उन कंक्लूजन के बिहाफ पर ही उनको ये उपाधि मिली है। ऐसे ही किसी ने उनको चलते फिरते नहीं कह दिया कि भाई ठीक है तुम आज से फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा नहीं होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। ठीक है, मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया कंटिन्यूअसली 7-8 इयर्स तक। जब उनके रिजल्ट्स आए तो उनका जो कंक्लूजन है उन्होंने मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में दिया। और ऐसा देखा जाए कि जेनेटिक्स पर सबसे ज्यादा ब्रॉड स्टडी इन्होंने की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब ये 22 जुलाई को इनका बर्थ हुआ था और कहां पर हुआ था? चेकोस्लोवाकिया में 1822 के अंदर। चेकोस्लोवाकिया मैंने हिंदी में लिखा बिकॉज आपको ये टर्म इजीली पढ़ने को रहेगी। तो जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इनकी जो हिस्ट्री है वो तो आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक चर्च के अंदर पादरी भी थे, मतलब जो होता है ना चर्च, उसमें फादर की फॉर्म में भी रहते थे। और उन्होंने चर्च के पीछे जो ग्राउंड था वहीं पर गार्डन के अंदर पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखिए जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? पर्टिकुलर कुछ स्पेशलिटी होगी ना, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे इन्होंने एक लाइन बोली कि कुछ एक ऐसी यूनिट है जो क्या कर रही है? हर पेरेंट से अगली जनरेशन में जा रही है। उन्होंने कहा सच यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन इक्वल नंबर, यानी हर
पोर्शन में, हर जनरेशन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये जो यूनिट है वो ट्रांसफर हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कुछ स्पेशल वेरिएशंस आ रहे हैं, और उन्होंने उस यूनिट को या उन्होंने उस चीज को क्या बोला, फैक्टर। क्या बोला, फैक्टर, जिसको आज के फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। अब देखिए उन्होंने जो मेंडलिज्म दिया था, यानी उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको कंबाइंड फॉर्म में मेंडलिज्म कहा गया था। देखिए जब भी कोई आदमी कोई काम करता है ना, उसको उस टाइम क्रेडिट नहीं मिलता है, मतलब पहले उसको बोलेंगे कि अरे भाई तुम लोग, तुमने क्या काम किया है, ये कोई ठीक काम नहीं है, ऐसा करके। तो हमारी सोसाइटी की ये क्या है, मेंटेलिटी है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है उसको उस टाइम क्रेडिट नहीं देते, बाद में देते हैं। तो ऐसा ही मेंडल के साथ भी हुआ था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 65 तक इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था 1865 में, लेकिन उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, मतलब उनको वैलिडिटी नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे ह्यूगो डिब्रिज हो गया, फिर आपका दूसरा कॉरेंस हो गया, शर्माक हो गए। इन्होंने 1900 के अंदर जो वापस एक्सपेरिमेंट किए तो इनके कंक्लूजन कुछ कुछ मेंडल की जैसे ही थे, और तब जाकर मेंडल को अपने कामों के लिए वैलिडिटी मिली। यानी उसने रिसर्च भी किया, रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिया मेंडल ने, लेकिन फिर भी उनको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था जितना उनको 1900 के बाद इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से मिला। तो ये तो हो जाता है आपका जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर अपन बात करते हैं कि मैंने आपको बोला कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, मतलब मटर के प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटी भी तो होगी, उन्होंने दूसरे कोई प्लांट, गोभी को क्यों नहीं किया, आलू को क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातों को आप समझने के लिए मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बताती हूँ कि जो पी प्लांट होता है उसमें बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स थे, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्या थे। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो इसका था कि उसे इजीली ग्रो किया जा सकता था। क्या कर सकते थे, इजीली ग्रो कर सकते थे। किसी भी पॉट के अंदर उसको रख दिया, मान लीजिए, और वो ग्रो हो जाता था। फिर इसकी जो लाइफ स्पैन थी वो शॉर्ट थी, मतलब 4-5 साल नहीं लग रहे थे इसकी लाइफ को। सॉरी यार, ये इसकी जो लाइफ स्पैन थी नियर अबाउट 1 ईयर ही थी, तो इसके लिए भी 1 साल में उनका कंक्लूजन मिल जाता था ना उनको। फिर ये जो था बाइसेक्सुअल पार्ट था। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मेल ऑर्गन्स भी थे, मेल पार्ट भी थे और फीमेल पार्ट भी थे। मतलब मटर का जो प्लांट था इट वाज अ बाइसेक्सुअल, जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं इसमें एंथर भी थे और जो ओवरी भी थी, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता था, मतलब खुद ही खुद को पॉलिनेट कर दे। ऑब्वियसली बात है ना, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो खुद ही अपना जो क्या करेगा, पॉलिनेशन कर लेगा, और जिसकी वजह से जो प्योरिटी है कैरेक्टर की वो बिल्कुल मेंटेन रहती थी। फिर पी प्लांट की एक और खासियत थी कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जब मैं आपको कौन कौन सी कैरेक्टर से लिए थे उसमें बताऊंगी। फॉर एग्जांपल लंबा बौना, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो गए ना। फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें बहुत इजीली हो सकता था। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने क्या चूज किया था, पी प्लांट को चूज किया था। अब देखिए उसके अंदर उसने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उन कैरेक्टर्स की बात अगर अपन करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। इसके लिए देखो मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने क्या क्या चीजें ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर अपन देखें तो जो प्लांट की जो हाइट थी, मतलब हाइट ऑफ प्लांट, उसने सबसे पहला कैरेक्टर लिया था। हाइट ऑफ प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा कि या तो लंबा या बौना। हाइट के बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड कैरेक्टर उसने लिया था पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन में कैसे हो जाएगी, पोजीशन कहाँ का हो सकती है, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग टॉप पे, एक्सिलरी, या फिर टर्मिनल। तो ये दो तरह की। ड्वार्फ और टॉल वाला बात अपन कर ही चुके हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेप्स ऑफ पॉड, जो पॉड्स थी उनका शेप कैसा था। शेप ऑफ पॉड में बात करेंगे तो वो कैसे जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड या इन्फ्लेटेड। फिर कलर ऑफ पॉड की बात करें तो कलर दो तरीके के हो सकते थे उनके अंदर, या तो वो येलो होगी या वो ग्रीन होगी। फिर अगर अपन बात करें शेप्स ऑफ शीट, तो शेप ऑफ शीट की बात करें तो शीट का शेप कैसा हो सकता था, या तो वो रिंकल्ड हो सकता था जो कि मेरा नाम है, या फिर वो राउंड हो सकता था, ठीक है। फिर कलर ऑफ सीड की बात कर सकते थे अपन। कलर ऑफ सीड की बात की उसने, और कलर ऑफ सीड में उसने क्या लिया था,
या तो येलो कलर या ग्रीन कलर। कलर के साथ एक और चीज उसने ली, फ्लावर का जो कलर है, ये कलर है ना ऊपर वो जो था वो सीड का था, ये फ्लावर का है। फ्लावर में उसने बताया या तो पर्पल हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है, ठीक है। पर्पल की जगह वॉयलेट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो मेंडल ने लिए थे, मतलब 7 कैरेक्टर्स का ग्रुप था और 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या क्या लिया था मैंने आपको बता दिया। किसी प्लांट को जब आप इमेजिन करते हो तो आपको उसके पार्ट कौन कौन से पार्ट याद आ रहे हैं, तो वो आपको उस हिसाब से याद करना है। जैसे या तो प्लांट की हाइट आपको याद आ रही है, उसके ऊपर फली लगी हुई है वो आपको याद आ रहा है, फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर क्या जो फ्रूट बना है उसके अंदर कुछ सीड्स है। तो इस तरह से आप अगर लर्न करोगे तो आपको ये 7 कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। और क्या क्या याद करना है, एक तो उसका कलर और एक उसका शेप। तो इस तरह से आप 7 कैरेक्टर्स को लर्न कर सकते हो। जब भी आप बात करते हो इन कैरेक्टर्स के अलावा तो आपको कुछ टर्म्स याद करनी होती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले। सबसे पहली टर्म जो जाती है वो हो जाती है पेरेंट, यानी पेरेंट वो होगा जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट करेगा। यानी पहली टर्म कौन सी होगी, पेरेंट। तो जहां पर मैं पेरेंट प्लांट बोलूंगी तो आपको समझ जाना है कि इससे नई जनरेशन बनी है। फिर आती है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होगा, इस पेरेंट से जो पैदा हुए वो अब जनरेशन में आ जाएंगे। जनरेशन की जगह कहीं कहीं आपको प्रोजेनी वर्ड में मिलेगा, तो प्रोजेनी का मतलब भी वही है कि जो पेरेंट से नेक्स्ट में बनी है। अब F1 जनरेशन होगा, मतलब जब पहली बार पेरेंट से जो जनरेशन बनी है उसको F1 कहेंगे और F1 से आगे बनने वाली जनरेशन को F2 कहेंगे, ठीक है। फिर उनके जीन्स कैसे हैं, उनका जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके लिए एक और टर्म यूज होगी, उसे कहेंगे जीनोटाइप। यानी उनका जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है या एलील्स का कॉम्बिनेशन कैसा है। बाहर से वो दिखने में कैसे हैं, लंबे हैं, बौने हैं, कैसे हैं, तो उसको अपन कहेंगे फिनोटाइप। फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं, मतलब प्रभावी कैसे, क्लास के अंदर आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इफेक्टिवली अपना मतलब प्रभाव जो है वो टीचर्स पे छोड़ देते हैं, तो उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, डोमिनेंट, प्रभावी जीन, मतलब जिसकी उपस्थिति में अप्रभावी कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जिसका इफेक्ट पूरी तरह से पड़ता है, तो वो हो जाएंगे आपके डोमिनेंट। और डोमिनेंट का मतलब कि इनके उपस्थिति में जो रेसेसिव होता है, अप्रभावी, वो कुछ भी इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो गए और ये कम इफेक्टिव। जब डोमिनेंट नहीं होगा तो इसको पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। मॉनिटर की प्रेजेंस के अंदर सबको चुप रहना पड़ता है क्योंकि वो नाम लिख देगा। लेकिन जैसे ही क्लास से मॉनिटर जाता है तो सारे क्लास के बच्चे के साथ हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, तो वैसे ही तो रेसेसिव वो हो जाएंगे जो इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट वर्क करेंगे, वो हो जाएंगे रेसेसिव। फिर अगर अपन बात करें होमोजाइगस, यानी दोनों एलील्स अगर एक जैसे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम ये एलील्स आप बार बार यूज कर रहे हो, वो एलील्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एलील बताती हूँ क्योंकि ये टर्म भी आपकी पूरे चैप्टर में बहुत बार आएगी, तो आपको इसका मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। एलील्स की जब भी आप बात करते हो तो ऐसे जीन या ऐसे पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे टी जो है वो टॉल के लिए और छोटा वाला टी ये डॉर्फ के लिए, तो ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, लंबा बौना, मतलब पर्यायवाची बन रहे हैं, ये एक दूसरे के विलोम शब्द बन रहे हैं ना, या तो लंबा या बौना, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिकोड किया जाता है, ऐसे ट्रेड्स को क्या अपन बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो टी को क्या बोल दिया जाएगा, एलील बोल दिया जाएगा। यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में है, उनको अपन रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एलील से करते हैं। और अब जब होमोजाइगस की बात की जाती है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और जब हेटेरोजाइगस की बात करी जाएगी तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको अच्छे से लर्न करनी है कि कैसे जेनेटिक्स होता है और कैसे जीन्स वर्क करते हैं। तो ये जब आपने टर्म पूरी पढ़ ली तो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था वो कैसे दिया था और कैसे उसकी लॉज हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।